नमस्कार साथियों। आज हम क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस के हाफ ईयरली जो एग्जामिनेशन है 2025 इसका सॉल्यूशन देखने वाले हैं। एक एक क्वेश्चन को बहुत ही डीप वे में और बहुत ही सिंपल तरीके से देखने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। आपका जो हाफ ईयरली एग्जाम है पॉलिटिकल साइंस का, ठीक है, 12वीं क्लास का, वो आपका पूर्णांक कितना था? 70 का पूर्णांक था और आपका 3.25 घंटे का समय दे रखा था। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहला यहाँ पर क्वेश्चन देखिए। सबसे पहला क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पर, निम्न में से खुले द्वार की नीति किसने अपनाई थी? यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछा गया है सेक्शन ए में आपका। निम्न में से खुले द्वार की नीति किसने अपनाई थी? हु अमंग द फॉलोइंग कंट्री अडोप्टेड द ओपन डोर पॉलिसी। ठीक है, तो यहाँ पर खुले द्वार की नीति किसने अपनाई थी? तो चाइना ने अपनाई थी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चाइना ने ओपन जो खुले द्वार की नीति है वो अपना रखी थी। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? ठीक है, व्हेन वाज द यूनाइटेड नेशन स्टेबलाइज्ड। ठीक है, तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएनओ है ना, यूएनओ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन जो संगठन था इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी, है ना, 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। तो इस दिन अपन क्या भी बनाते हैं? 24 अक्टूबर को अपन बनाते हैं संयुक्त राष्ट्र स्थापना दिवस भी बनाते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन दे रखा है नीचे, भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई थी? है ना, स्टेबलाइजमेंट ऑफ स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन इन इंडिया वाज इन। ठीक है, तो राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो देखिए भारत में राज्यों का पुनर्गठन करने के लिए स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन की स्थापना आपकी 1953 में हुई थी, है ना। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना हुई थी। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है क्वेश्चन नंबर 4। भारतीय जनसंघ के संस्थापक थे? द फाउंडर ऑफ भारतीय जनसंघ। ठीक है, भारतीय जनसंघ के संस्थापक कौन थे? तो देखिए 1951 में, देखिए 1951 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने किसकी स्थापना की थी? भारतीय जनसंघ की स्थापना की थी। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दे रखा है क्वेश्चन नंबर 5। गैर कांग्रेसवाद का नारा किसने दिया था? है ना, हु गेव द सोलेगन ऑफ नॉन कांग्रेसिज्म। ठीक है, तो नॉन कांग्रेसिज्म का जो नारा है वो किसने दिया था? तो राम मनोहर लोहिया ने दिया था। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। राम मनोहर लोहिया ने यहाँ पर किसका गैर कांग्रेसवाद का नारा दिया था। जो राम मनोहर लोहिया थे वो क्या थे? एक समाजवादी नेता थे, है ना, एक समाजवादी नेता थे, ये आपको याद रखना है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दे रखा है क्वेश्चन नंबर 6। ऑपरेशन ब्लू स्टार का संबंध, ठीक है, ऑपरेशन ब्लू स्टार का संबंध किस राज्य से है? ऑपरेशन ब्लू स्टार इज रिलेटेड इन विच स्टेट? तो ऑपरेशन ब्लू स्टार देखिए आपका जो इंदिरा गांधी थी उन्होंने अमृतसर में जो आपका स्वर्ण मंदिर है उससे उग्रवादियों को हटाने के लिए, है ना, उग्रवादियों को हटाने के लिए क्या चलाया था? एक तरह से एक कार्यक्रम चलाया था, एक मिशन चलाया था। उसे क्या कहा गया था? ऑपरेशन ब्लू स्टार कहा गया था। कहाँ पर? अमृतसर कहाँ पर है आप सभी को पता है, पंजाब में है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा? यानी सी आंसर राइट हो जाएगा। ऑपरेशन ब्लू स्टार कहाँ पर चलाया गया था? किस राज्य में चलाया गया था? पंजाब में चलाया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दे रखा है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, दक्षिण के सदस्यों ने, यानी दक्षिण के जो सदस्य देश हैं उन्होंने किस वर्ष में दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार जो क्षेत्र समझौता है यानी साफ्टा पर क्या किए थे? हस्ताक्षर किए थे। तो देखिए साफ्टा की फुल फॉर्म भी आपको याद रखनी है। साफ्टा की जो फुल फॉर्म है वो भी आपको याद रखनी है। तो देखिए साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया, ये आपको याद रखनी है ना, साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया, दक्षिणी एशियाई आपका फ्री ट्रेड एरिया जो है आपका फ्री ट्रेड एरिया, दक्षिण आपका एशियन मुक्त व्यापार क्षेत्र जो है, इसकी क्या है हिंदी में परिभाषा हो जाएगी। तो देखिए दक्षिण के सदस्य देश हैं उन्होंने मुक्त व्यापार जो क्षेत्र समझौते पर हस्ताक्षर कब किए थे? तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और 2004 में क्या किए थे? इन्होंने हस्ताक्षर किए थे। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पर, भारत ने पहला परमाणु परीक्षण किया। इंडिया कंडक्टेड इट फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट इन। तो भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण कब किया था? भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण किया था 1974 में। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पर, रियो डी जेनेरो
अगला क्वेश्चन दे रखा है क्वेश्चन नंबर 9, रियो डी जेनेरो निम्न में से किस देश का शहर है। तो रियो डी जो जेनेरो शहर है वो किस देश में स्थित है। तो रियो डी जेनेरो, ठीक है, रियो डी जेनेरो इज अ सिटी ऑफ विच द फॉलोइंग कंट्रीज। तो रियो डी जो जेनेरो शहर है वो ब्राज़ील, ठीक है, कहाँ पर, ब्राज़ील में स्थित है। यानी 1992 में यहीं पर क्या हुआ था, 1992 में यहीं पर पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, ये आपको याद रखना है, ठीक है। आगे है भारत में नियोजन की जो प्रक्रिया है उसकी प्रेरणा किस देश से ली गई थी। तो भारत में नियोजन की प्रक्रिया क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया, भारत में नियोजन की जो प्रक्रिया है उसकी प्रेरणा किस देश से ली गई थी। तो सोवियत संघ से ली गई थी, ठीक है, सोवियत संघ से ली गई थी। ऑप्शन नंबर ए, क्या, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पर आपका, बांडुंग सम्मेलन कब हुआ, ठीक है, बांडुंग सम्मेलन के बारे में पूछा गया है। देखिए बांडुंग सम्मेलन कब हुआ था। तो देखिए बांडुंग सम्मेलन व्हेन वाज द बांडुंग कॉन्फ्रेंस हेल्ड। तो बांडुंग सम्मेलन जो हुआ था वो 1955 में हुआ था। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी आंसर राइट हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है क्वेश्चन नंबर 11, गुट निरपेक्ष जो आंदोलन है उसके प्रणेता थे, यानी उसके मुखिया थे। तो गुट निरपेक्ष आंदोलन के प्रणेता कौन थे। हु इज़ द फाउंडर ऑफ नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। तो गुट निरपेक्ष आंदोलन के प्रणेता थे एक तरह से पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। और अगला क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पर, बहुजन शब्द किसके लिए इस्तेमाल किया गया था। तो जो बहुजन शब्द था वो किसके लिए इस्तेमाल किया गया था। तो देखिए बहुजन शब्द जो है आपका अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और उपयुक्त सभी, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 का पहला है, 1960 में विश्व बैंक की मदद से भारत और पाकिस्तान ने खाली जगह संधि पर हस्ताक्षर किए थे। तो 1960 में विश्व बैंक की मदद से भारत और पाकिस्तान ने सिंधु नदी जल संधि पर क्या किए थे, हस्ताक्षर किए थे, ठीक है। अगला है, श्रीलंका की राजनीति में खाली जगह समुदाय का क्या रहा, प्रभाव रहा, ठीक है। तो श्रीलंका की जो समुदाय है, श्रीलंका की जो राजनीति है उसमें किसका, सिंहली समुदाय का क्या रहा था, प्रभाव रहा था। अगला है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, खाली जगह सुरक्षा नीति का तत्व शक्ति संतुलन है, यानी खाली जगह सुरक्षा नीति का जो तत्व है वो शक्ति संतुलन है। तो यहाँ पर क्या आंसर हो जाएगा आपका, हो जाएगा अपारंपरिक जो नीति है, जो परिक नीति है उसका क्या था, एक तरह से सुरक्षा नीति का एक तक तो जो शक्ति संतुलन है वो था, ठीक है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की, भारत ने क्योटो प्रोटोकॉल पर कब हस्ताक्षर किए थे। तो भारत ने 2002 में क्योटो प्रोटोकॉल जो उस पर हस्ताक्षर किए थे। अगला है, नीति आयोग का अध्यक्ष है वो होता है। तो नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, प्राइम मिनिस्टर, यानी प्रधानमंत्री होते हैं, ठीक है, प्रधानमंत्री होते हैं इसके अध्यक्ष। तो देखिए इसके पहले अध्यक्ष कौन थे, इसके पहले अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। कौन थे, जवाहरलाल नेहरू इसके पहले अध्यक्ष थे, ठीक है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन दे रखा है, मंडल आयोग की सिफारिशों को खाली जगह में लागू किया गया। तो मंडल आयोग की जो सिफारिशें हैं उनको 1980 में राष्ट्रीय मोर्चा की जो सरकार थी, ठीक है, राष्ट्रीय मोर्चा की जो सरकार थी उसके द्वारा लागू किया गया था, ये आपको याद रखना है। अगला है क्वेश्चन नंबर आपका लास्ट में है, नेहरू जी मृत्यु है। नेहरू जी की मृत्यु के समय कांग्रेस पार्टी के एक तरह से अध्यक्ष थे। तो नेहरू जी की मृत्यु हुई थी, नेहरू जी की मृत्यु कब हुई थी। तो देखिए नेहरू जी की मृत्यु हुई थी 1964 में। नेहरू जी की मृत्यु कब हुई थी, 27 मई 1964 को हुई थी। 27 मई 1964 को नेहरू जी की मृत्यु हुई थी। तो उस समय जो कांग्रेस पार्टी है उसके अध्यक्ष कौन थे उस समय, के कामराज थे, ठीक है, कौन थे, के कामराज थे, ये आपको याद रखना है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है आपके अति लघुतरात्मक प्रश्न पूछे गए हैं, ठीक है। तो सबसे पहला है, ताशकंद समझौता किन दो राष्ट्रों के मध्य हुआ था। तो ताशकंद जो समझौता है वो 1966 में हुआ था। किन किन देशों के मध्य हुआ था, भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था, ठीक है, भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था। उस समय जो लाल बहादुर शास्त्री थे वो भारत के प्रधानमंत्री थे और पाकिस्तान के जनरल अयूब खान जो थे उनके बीच हुआ था। तो उस दौरान जो ताशकंद समझौते के दौरान जो लाल बहादुर शास्त्री उनकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है, ठीक है, 1966 में। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। और अगला क्वेश्चन दे रखा है क्वेश्चन नंबर 2, भारत और पाकिस्तान के मध्य विवाद का मुख्य मुद्दा क्या रहा है। तो देखिए भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद का मुख्य मुद्दा क्या है, कश्मीर है, ठीक है, कश्मीर है। कश्मीर के मुद्दे को लेकर दोनों देश आपस में क्या है, मतभेद बने हुए हैं, ठीक है, एक तरह से मुख्य मुद्दा बना हुआ है। अगला क्वेश्चन दे रखा है क्वेश्चन नंबर, यहाँ पर सार्क में कितने सदस्य हैं। तो देखिए सार्क जो है आपका
सार्क जो आपका संगठन है, साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉरपोरेशन, तो साउथ यहाँ पर पूछा गया कितने सदस्य हैं। तो देखिए साउथ की स्थापना कब हुई थी, 1985 को हुई थी, यानी सार्क की स्थापना कब हुई थी, 1985 को हुई थी। और 2007 में, यानी स्थापना 1985 में हुई थी और 7 देशों ने की थी। और 2007 में इसका एक और सदस्य आता है अफगानिस्तान, इसमें शामिल हो जाता है। लेकिन आपको यहाँ पर वर्तमान की क्या बतानी है, एक तरह से सदस्य संख्या बतानी है। तो यहाँ पर 7 सदस्य थे, कौन कौन से थे, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान और आपका मालदीव, ये आपको लिखने थे। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दे रखा है सुरक्षा का बुनियादी अर्थ लिखिए। तो देखिए सुरक्षा का बुनियादी अर्थ लिखिए। तो सुरक्षा का बुनियादी अर्थ क्या होगा, सुरक्षा का बुनियादी अर्थ होगा खतरों से आज़ादी मिलना ही, खतरों से आज़ादी मिलना ही क्या कहलाता है, सुरक्षा का बुनियादी अर्थ कहलाता है। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 5वां, भारत ने ऊर्जा संरक्षण अधिनियम कब पास किया था। तो भारत ने ऊर्जा संरक्षण जो अधिनियम है वो 2001 में पारित किया था, ठीक है। व्हेन डिड इंडिया पास द एनर्जी कन्वर्सेशन एक्ट 2001 में। अगला है भारत में नियोजन का एक उद्देश्य लिखिए। भारत में नियोजन का क्या उद्देश्य था, भारत में नियोजन का उद्देश्य था कि अर्थव्यवस्था का विकास करना, अर्थात कृषि के क्षेत्र में और उद्योगों का क्या करना था, विकास करना था। इसलिए नियोजन की प्रक्रिया अपनाई गई थी। लोगों की बचत में जो परिणाम था उसमें वृद्धि करनी थी। अगला है सिंडिकेट क्या थी। तो देखिए सिंडिकेट क्या थी, कांग्रेस पार्टी के भीतर एक दिग्गज नेताओं का जो समूह था, कांग्रेस पार्टी के भीतर एक दिग्गज नेताओं के समूह को क्या कहा गया था, आपका क्या कहा गया था, सिंडिकेट कहा गया था, ठीक है। सिंडिकेट के जो नेता थे उनका पूरी पार्टी के ऊपर क्या था, नियंत्रण था, ठीक है, नियंत्रण था। और इसके मुखिया कौन थे, के कामराज इसके मुखिया थे। अगला है क्वेश्चन नंबर 8, भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता देने वाली संस्था का नाम लिखिए। तो जो पॉलिटिकल पार्टी हैं उनको मान्यता कौन देता है, उस संस्था का नाम लिखिए। तो भारत में पॉलिटिकल जो पार्टी है उनको मान्यता कौन देता है, भारतीय निर्वाचन आयोग देता है, भारतीय निर्वाचन आयोग देता है। ये आपको याद रखना है। भारतीय निर्वाचन जो आयोग है वो क्या देता है, इनको मान्यता देता है। और भारतीय निर्वाचन आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे, सुकुमार सेन थे। चुनाव आयुक्त कौन थे, सुकुमार सेन थे। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है सेक्शन नंबर बी में। अब हम देखते हैं, देखिए सेक्शन नंबर बी, सबसे पहला क्वेश्चन ही दे रखा है सेक्शन नंबर बी में, ग्लोबल वार्मिंग की समस्या को स्पष्ट करें। जो ग्लोबल वार्मिंग की समस्या है उसको स्पष्ट करें। तो देखिए ग्लोबल वार्मिंग की जो समस्या है, पृथ्वी के ताप में निरंतर, पृथ्वी की जो ताप है ना, पृथ्वी के ताप में निरंतर वृद्धि होने को ही, पृथ्वी के ताप में निरंतर वृद्धि होने को ही क्या कहा जाता है, आपका ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है। और इसे वैश्विक ताप वृद्धि के नाम से भी जाना जाता है। इस तरह से आपको लिखना था। अगला दे रखा है निःशस्त्रीकरण के मार्ग में आने वाली 2 कठिनाइयों को लिखें। निःशस्त्रीकरण अर्थात निःशस्त्रीकरण का मतलब होता है एक तरह से हथियारों के प्रयोग पर पाबंदी, हथियारों का प्रयोग नहीं करना। तो इसके मार्ग में कौन कौन सी कठिनाई आती हैं, देखिए सबसे पहली कठिनाई ये है अविश्वास, ठीक है। क्या है, विश्वास, ठीक है। यानी एक देश दूसरे देश पर भरोसा नहीं करता है, अविश्वास, ठीक है, सॉरी अविश्वास यहाँ पर राइट आंसर है। अविश्वास की नीति, यानी बहुत सारे देश ऐसे होते हैं जो दूसरे देशों पर भरोसा नहीं करते कि इन्होंने निःशस्त्रीकरण की नीति अपना रखी है, ये चुपके से क्या बना रहे हैं, हथियार बना रहे हैं। अविश्वास की नीति होती है, यानी इसके तहत ये क्या है, एक तरह से निःशस्त्रीकरण के मार्ग में क्या है, कठिनाई है। दूसरा यहाँ पर है भावना, यानी एक देश दूसरे देश को गलत नज़र से भी देखता है कि इसने निःशस्त्रीकरण की नीति नहीं अपना रखी है, ये हथियारों का प्रयोग कर रहा है। तो ये निःशस्त्रीकरण के मार्ग में आने वाली 2 कठिनाई हैं, ठीक है। अगला है पंचशील के 2 सिद्धांतों को स्पष्ट कीजिए। देखिए पंचशील जो सिद्धांत हैं, पंचशील जो है, पंचशील समझौता भारत और चीन के बीच हुआ था। तो इसके 2 सिद्धांतों को स्पष्ट करना है, पंचशील के 2 सिद्धांतों को स्पष्ट करना है। तो सबसे पहला इसका सिद्धांत क्या था, सह अस्तित्व बनाए रखना, ठीक है, सह अस्तित्व का सिद्धांत था। दूसरा था आपका क्षेत्रीय शांति और संप्रभुता का सम्मान करना, ठीक है, क्षेत्रीय शांति और संप्रभुता का क्या करना, आपका सम्मान करना। ये भी आपका इसका सिद्धांत था, ठीक है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दे रखा है क्षेत्रवाद से क्या अभिप्राय है, ठीक है, क्षेत्रवाद से क्या अभिप्राय है। तो देखिए क्षेत्रवाद का मतलब होता है, देखिए क्षेत्रवाद से अभिप्राय किसी देश के उस छोटे से क्षेत्र से है जो औद्योगिक, सामाजिक, है ना, सामाजिक आदि कारण से अपने पृथक अस्तित्व के लिए जागृत है,
यानी क्षेत्रवाद एक तरह से केंद्रीयकरण के विरुद्ध क्षेत्रीय इकाइयों को अधिक शक्ति व स्वायत्तता प्रदान करने के क्या है पक्ष में है। ये यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ये देखिए ये संजीव पासबुक से क्वेश्चन उठाया गया है ना, उससे पूछा गया है। इसमें किताब में इसका कोई जिक्र नहीं था। ठीक है, अगला है मार्शल, आपका मार्शल योजना क्या है। देखिए व्हाट इज मार्शल प्लान। तो देखिए सन 1945 में अमेरिका ने पश्चिमी यूरोप के देशों की एक तरह से अर्थव्यवस्था के पुनर्निर्माण में जबरदस्त मदद की थी। उसे ही मार्शल योजना कहा गया था। ओजोन परत में छेद होने से पारिस्थितिक तंत्र पर क्या प्रभाव पड़ा। तो देखिए जो ओजोन परत है पृथ्वी के ऊपर में, ठीक है, पृथ्वी के ऊपर ओजोन परत है, उसमें छेद होने से पारिस्थितिक तंत्र पर क्या प्रभाव पड़ा। तो देखिए ओजोन परत में छेद होने से सबसे पहले तो जो अपना पारिस्थितिक तंत्र है, जब ओजोन परत में छेद हो गया तो पराबैंगनी किरणें धरती पर आने लगी, जिसके कारण जो अंटार्कटिका की जो बर्फ़ है वो पिघलने लगी। इसके कारण क्या है, जो समुद्र में उसका पानी जाने लगा, जिससे जल स्तर बढ़ रहा है। ये आपको लिखना है। यानी ओजोन परत में छेद होने से पारिस्थितिक तंत्र पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है, जिसमें सबसे पहला है समुद्र तल के जो समुद्र तल में क्या है उसमें वृद्धि होना। ठीक है, एक तरह से अनेक आपकी स्किन यानी त्वचा संबंधी बीमारियों का उत्पन्न होना, कैंसर, ठीक है, और एक तरह से वैश्विक ताप वृद्धि होना, ये भी आप लिख सकते हो। ठीक है, अगला यहाँ पर आगे क्वेश्चन दे रखे हैं। देखिए आगे क्वेश्चन दे रखा है क्वेश्चन नंबर 10, बॉम्बे प्लान से आप क्या समझते हो। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बॉम्बे प्लान। तो देखिए बॉम्बे प्लान क्या था, सन 1944 में बम्बई है यानी मुंबई थी, उसके कुछ उद्योगपतियों ने एकत्रित होकर एक क्या संयुक्त प्रस्ताव पर क्या किए थे, हस्ताक्षर किए थे। संयुक्त प्रस्ताव पर क्या किए थे, हस्ताक्षर किए थे। उसी को क्या कहा गया था, आपका बॉम्बे प्लान कहा गया था। ठीक है, बॉम्बे प्लान कहा गया था और इसमें औद्योगिक नीतियों और अन्य क्षेत्रों में निवेश करने के मामले में कहा गया था। अगला यहाँ पर दे रखा है क्वेश्चन नंबर 11, राजनीतिक दल विरोधी यानी राजनीतिक दल बदल विरोधी का क्या अर्थ है। तो देखिए यहाँ पर विरोधी जो शब्द है, इस शब्द का कोई मतलब नहीं है। यानी यहाँ पर मेरी तरह से यहाँ पर क्या हो सकता है, मेरे अकॉर्डिंग क्या हो सकता है, राजनीतिक दल बदल का क्या अर्थ है। तो देखिए दल बदल का मतलब होता है एक दल को छोड़कर दूसरे दल में जाना। यानी जब कोई जनप्रतिनिधि एक दल में जीत कर, है ना, एक दल से चुनाव लड़कर उसको जीत कर किसी दूसरे दल में शामिल हो जाता है। ठीक है, किसी दूसरे दल में शामिल हो जाता है तो वो क्या कहलाता है, दल बदल कहलाता है। ठीक है, दल बदल कहलाता है। और विरोधी का मतलब है जो दल बदल का विरोध करते हैं। तो यानी दल बदल का विरोध करने के लिए एक कानून भी सरकार लेकर आई थी और उसको लागू किया था, है ना, दल बदल विरोधी, इसका ये मतलब होता है। ठीक है, बात करते हैं अगला, भारत में गठबंधनी सरकार की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो भारत में गठबंधन सरकार की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्योंकि सरकार बनाने के लिए, किसके लिए, सरकार बनाने के लिए गठबंधन सरकार की क्या पड़ी थी, आवश्यकता पड़ी थी। और गठबंधन सरकार के तहत क्या है, एक दल से दूसरे दल पर क्या है, निगरानी रखी जा सकती है। ठीक है, और उस पर निर्भर भी रहना पड़ता है। ये आपका राइट आंसर था और कुछ इस तरह से आपको इसका आंसर करना था। ठीक है, अगला है सेक्शन नंबर सी आपका, आसियान क्षेत्र की यानी एक तरह से 3 विशेषताएं लिखनी है। जो आसियान है उसकी 3 विशेषताएं लिखनी थी। तो देखिए आसियान की स्थापना कब हुई थी, आसियान की स्थापना हुई थी 1992 में हुई थी। ठीक है, कब हुई थी, 1992 में हुई थी। और यहाँ पर क्या पूछा गया है, आसियान संघ की आपसे एक तरह से 4 विशेषताएं पूछी गई हैं। कितनी, सॉरी 3 विशेषताएं पूछी गई हैं। तो आसियान की सबसे पहली विशेषता क्या है, देखिए पहली विशेषता है जो आसियान संघ है उसकी क्या है, एक साझी मुद्रा है जिसका नाम क्या था, आसियान संघ की मुद्रा। आसियान की क्या मुद्रा है, सॉरी आसियान की जो एक साझी मुद्रा है। ठीक है, सॉरी यहाँ पर यूरोपीय संघ की, सॉरी यहाँ पर आसियान संघ की 3 विशेषता पूछी है। तो देखिए आसियान संघ की 3 विशेषताएं क्या थी, आसियान संघ की 3 विशेषताएं ये थी कि आसियान ने अपने क्षेत्र में क्या है, आसियान क्या था, एक आर्थिक संगठन था और वह आर्थिक ही यानी एक तरह से ऐसा ही बना रहा और उसने अपने क्षेत्र में एक तरह से सामाजिक आर्थिक जो विकास है उससे क्या है, एक तरह से व्यापक बनाया। और इसने अपने जो सदस्य देशों के बीच अनौपनिवेशीकरण, है ना, अनौपनिवेशीकरण की नीति। देखिए अगला दे रखा है सेक्शन नंबर सी में क्वेश्चन नंबर 13, आसियान संघ की 3 विशेषताएं लिखी हैं। तो देखिए आसियान संघ की 3 विशेषताएं क्या होंगी, आसियान एक तरह से आर्थिक संगठन था और वह ऐसा ही बना रहा। ठीक है, आसियान एक तरह से आर्थिक संगठन था और वह ऐसा ही बना रहा। उसने सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र से अपने जो क्षेत्र है उसमें विस्तार किया। ठीक है, आसियान ने एक तरह से अनौपनिवेशिक, है ना, आसियान ने औपनिवेशिक
टकराव रहित, है ना, अनौपनिवेशिक, टकराव रहित और सहयोगात्मक जो शैली है, सहयोगात्मक जो नीति है उस पर क्या किया था, अमल किया था, जिसे क्या आसियान काफ़ी यश कमाया था, जिसे आसियान संघ की 3 विशेषताएं के नाम से जाना जाता है। अगला है आसियान एक तरह से क्षेत्रीय संगठनों को बनाने के क्या उद्देश्य हैं उनको लिखना था। अगला दे रखा है क्वेश्चन नंबर 14, सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यों के निषेधाधिकार शक्ति से क्या आशय है। तो सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य कौन कौन से हैं, 5 हैं आपका, रूस, है ना, रूस, चीन, जापान, अमेरिका, ठीक है, रूस, चीन, जापान, अमेरिका और आपका ब्रिटेन, फ्रांस, ठीक है, यानी 5 सदस्य हैं आपके। और किसमें स्थायी जो सदस्य हैं उनको क्या है, निषेधाधिकार की यानी वीटो पावर का अधिकार दिया गया है। सुरक्षा परिषद के संगठन पर टिप्पणी लिखी है। तो सुरक्षा परिषद का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है, न्यूयॉर्क में है, ठीक है। और यह शांति एवं सुरक्षा के सहयोग पर आधारित अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सबसे शीर्ष संस्था है। और सुरक्षा परिषद जो है इसमें 5 सदस्य क्या होते हैं, स्थायी होते हैं, और 10 सदस्य क्या होते हैं, अस्थायी होते हैं, ठीक है। इस तरह से आपको लिखना था। अगला दे रखा है भारत में लोकतंत्र स्थापित करने की चुनौतियों को समझाइए। बात तो भारत में लोकतंत्र स्थापित करने की चुनौती देखिए कौन कौन सी थी। सबसे पहले थी एकता की चुनौती, है ना, एकता की चुनौती, लोकतंत्र की चुनौती। तीसरी थी विकास की चुनौती, इसके बारे में आपको लिखना था, ठीक है, थोड़ा थोड़ा लाइन लिखनी थी। अगला क्वेश्चन दे रखा है भारत में यानी प्रथम 3 आम चुनावों में एक दल के प्रभुत्व के कारणों को इंगित कीजिए। तो प्रथम 3 चुनाव यानी 1952 से लेकर आपके प्रथम 3 चुनाव 1952, है ना, 1957 और 1900 आपका क्या 62, इन 3 चुनावों में जो लोकतंत्र यानी एक दल का जो प्रभुत्व है, कांग्रेस का जो प्रभुत्व है वो कायम रहा। इसके कारणों को इंगित कीजिए। तो देखिए सबसे पहला क्या था, यानी जो कांग्रेस थी उसको स्वाधीनता संग्राम की विरासत हासिल थी, ठीक है। अगला था नेहरू जी जो थे यानी लोकप्रिय और करिश्माई नेता शामिल थे। और तीसरा था जो कांग्रेस है उसका पूरे भारत में नेटवर्क फैला हुआ था, ठीक है। इसके तहत क्या है, वो एक दल का प्रभुत्व 3 चुनाव में उसका कायम रहा था। अगला क्वेश्चन दे रखा है भारतीय लोकतंत्र पर आपातकाल के कोई 4 दुष्प्रभाव बताइए। तो देखिए लोकतंत्र पर 4 दुष्प्रभाव क्या बताइए, सब लोगों के क्या जो अधिकार हैं वो क्या हो गए थे, सीमित हो गए थे। या अगला यहाँ पर दे रखा है बिहार में 1974 का जो छात्र आंदोलन है उसके कारणों को स्पष्ट कीजिए। यानी 1974 में बिहार में जो आंदोलन हुआ था, छात्र आंदोलन, उसके क्या कारण थे। तो सबसे पहला कारण था खाद्यान्न के उत्पादन में यानी खाद्यान्न का अभाव, ठीक है, खाद्यान्न का अभाव और भ्रष्टाचार, उच्च पदों पर जारी भ्रष्टाचार, ठीक है, और एक तरह से मुद्रास्फीति का बढ़ना, ये यहाँ पर कारण थे। अब यहाँ पर दे रखे हैं निबंधात्मक क्वेश्चन, ठीक है, सेक्शन नंबर डी में दे रखे हैं निबंधात्मक क्वेश्चन। सबसे पहला दे रखा है क्वेश्चन नंबर 17, भारत में वैश्वीकरण को समझाइए। वैश्वीकरण के भारत में सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव बताइए। तो देखिए वैश्वीकरण का मतलब क्या होता है, वैश्वीकरण का मतलब होता है प्रभाव यानी विचारों का, ठीक है, विचारों का, पूंजी का, है ना, अभियांत्रिकी का, एक देश से दूसरे देश में जाना या एक देश की अर्थव्यवस्था को दूसरे देश की अर्थव्यवस्था से जोड़ना ही क्या कहलाता है, आपका वैश्वीकरण कहलाता है, ठीक है। इस तरह से आपको लिखना था। अगला है वैश्वीकरण का अर्थ और उसके कारणों की विवेचना कीजिए। देखिए वैश्वीकरण का अर्थ मैंने बताया। अगला दे रखा है शोक थेरेपी का अर्थ बताते हुए इसके परिणाम लिखिए। तो देखिए शोक थेरेपी दे रखा है क्वेश्चन नंबर 18, शोक थेरेपी का अर्थ बताते हुए इसके परिणामों की एक तरह से क्या है, परिणाम लिखिए। तो शोक थेरेपी का अर्थ क्या है, शोक थेरेपी का अर्थ है आपका शोक थेरेपी का अर्थ है आघात पहुंचाकर उपचार करना, इसका अर्थ है। इसके परिणाम थे कि रूस का औद्योगिक ढांचा चरमरा उठा और उद्योगों को औने पौने दामों में बेचा गया था, ठीक है, और यह जनता को वो उस आंदोलन तक नहीं ले गई थी जिसका इसने वादा किया था। इस तरह से आपको इसके क्या है परिणाम लिखने थे। अगला है क्वेश्चन नंबर, यहाँ पर अगला दे रखा है सोवियत संघ के विघटन के कारणों को स्पष्ट कीजिए। तो ये तो आपको याद होंगे, सोवियत संघ के विघटन के कारण क्या थे, यहाँ की जो अधिकांश जो आर्थिक और राजनीतिक संस्थाएं थी वो क्या है अंदरूनी कमजोरी के कारण लोगों की आकांक्षाओं को पूरा नहीं कर सकी थी। और क्या है सोवियत संघ के विघटन के अन्य कारण थे, यानी कम्युनिस्ट पार्टी जो थी वो लोगों के प्रति क्या नहीं रही थी, जवाबदेह नहीं रही थी, ये भी इसके कारण थे। अगला क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 19, वर्तमान में निम्नलिखित रियासतें किस राज्य में समाहित थी, भारत के मानचित्र में यानी प्रदर्शित कीजिए। तो यहाँ पर अथवा में दे रखा है कर्नाटक, मणिपुर, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर। ये सरलता आप इसको करना था। तो देखिए इनको हम मैप पर समझते हैं। तो देखिए यहाँ पर कर्नाटक दे रखा है नीचे, कर्नाटक यहाँ पर ये कर्नाटक हो जाएगा आपका, ठीक है, ए कर्नाटक। मणिपुर, तो देखिए मणिपुर आपका यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है, मणिपुर आपका यहाँ पर हो जाएगा। और जम्मू कश्मीर यहाँ पर ये दे ही रखा है जम्मू कश्मीर।
और जो लद्दाख है वो अलग है, ठीक है। जम्मू कश्मीर यहाँ पर हो जाएगा। और आपका क्या, हैदराबाद, तो हैदराबाद यहाँ आपकी तेलंगाना की राजधानी है, तो आपको यहाँ पर हैदराबाद करना था। तो इस तरह से आपको इसको करना था। तो आज की वीडियो यहीं तक, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।